हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबके पास? आ जाओ आ जाओ। बहुत साइंस पढ़े आप लोग। बहुत साइंस पढ़े, अब आप लोग थोड़ा अंग्रेजी पढ़ लीजिए। पिछले क्लास में हम कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपसे कुछ चर्चा कर रहे थे। कहां तक डिफाइन किया था आपको? वर्ब तक, शायद वर्ब तक किया था ना। आज बात हम करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब को हम थोड़ा डिफाइन करते हैं आपको। एडवर्ब किसको कहते हैं, जरा जानिए। एडवर्ब क्या है? कहते हैं एडवर्ब इज अ वर्ड that qualifies a verb, comma, an adjective and an adverb। इसको कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब है जो तीन चीजों की विशेषता बताए। एडवर्ब विशेषता बताएगा वर्ब का। एडवर्ब विशेषता किसकी किसकी बताएगा? एडवर्ब क्वालिफाई करेगा किसको? वर्ब को। किसको? एडजेक्टिव को। और स्वयं एडवर्ब को। ये तीन चीजों की जो विशेषता बताए इसको कहते हैं एडवर्ब, है ना। जैसे मान लो हम के एग्जाम्पल के रूप में अगर ले लें, सपोज कर लो कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है ही, और आगे लिखा हुआ है रन्स, और लिखा हुआ है फास्ट। ही रन्स फास्ट, कहता है वो तेज दौड़ता है। इसमें एक ऐसा शब्द है जो किसी की विशेषता बताने के लिए आया है। कौन है? फास्ट। फास्ट विशेषता बताने वाला शब्द है। और किसकी विशेषता बताया? रन की विशेषता बताया। और रन है क्या? रन है वर्ब। और जो वर्ब की विशेषता बताए उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एडवर्ब। हो गया कि नहीं? रन आपका है वर्ब, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए फास्ट आया, तो आप फास्ट को क्या बोलेंगे? फास्ट को बोलेंगे एडवर्ब है। ये इसका एग्जांपल ले लीजिए, देखिए ये एडवर्ब का एग्जांपल है। क्या लिखिए? अभी यहां तक नहीं लिखा है, देखिए और देखिए। एक और एग्जांपल देखिए, आगे देखिए लिखा हुआ है ही रन्स वेरी फास्ट। किताब बहुत तेज दौड़ता है। ही रन्स वेरी फास्ट। अब इस सेंटेंस में जरा बताइए, ही रन्स वेरी फास्ट में यहां पर रन हमारा क्या है? वर्ब। और फास्ट क्या है आपका? एडवर्ब। और वेरी क्या है? ये भी एडवर्ब है। तो ये वेरी किसकी विशेषता बता रहा है? फास्ट की। तो जो एडवर्ब की भी विशेषता बता दे, वेरी किसके लिए आया? फास्ट के लिए आया। कहता बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज तो पहले तो था ही। आपने बहुत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? वेरी किसके लिए किया? फास्ट के लिए। तो वेरी विशेषता बताया फास्ट का, और फास्ट है एडवर्ब। तो एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को भी क्या कहेंगे? एडवर्ब। इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे कि एडवर्ब है। तो दोनों आपका एडवर्ब हो गया, ये भी एडवर्ब और ये भी एडवर्ब। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है किसी को? अब वर्ब की विशेषता बताने वाला एडवर्ब, और एडवर्ब की विशेषता बताने वाला भी एडवर्ब। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें हम एडजेक्टिव की बात जरा करते हैं। तो देखिए, मान लो हम कहते हैं ही इज टू वीक टू वॉक। हिंदी आप सोचिएगा, वह इतना कमजोर है कि चल
नहीं सकता है। हम आपसे अगर पूछें कि वीक क्या है तो बोलिएगा एडजेक्टिव है, क्योंकि विशेषता बताने वाला शब्द है। तो वीक हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। और इस एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए हमने कौन सा शब्द प्रयोग किया? TOO2। हमने कहा कमजोर तो है ही, जरूरत से ज्यादा कमजोर है, तो ये TOO2 का प्रयोग हमने विशेषता बताने के लिए किया कि नहीं? और ये किसकी विशेषता बता रहा है? एडजेक्टिव की। और जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए उसको भी क्या बोलते हैं? एडवर्ब। इसलिए TOO2 हमारा एडवर्ब है। तो वीक हमारा एडजेक्टिव है, TOO2 एडवर्ब है। इस तरह से 3 एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ कि एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है, वर्ब एडवर्ब की विशेषता बताता है, वर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, और वर्ब स्वयं एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। तो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं। अच्छा, हम कभी अभी केवल डिफिनेशन बता रहे हैं, है ना? कुछ लोग मत समझिएगा कि हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं। अभी हम केवल डिफिनेशन बता रहे हैं। अभी हम चैप्टर पर आएंगे तो विशेष बात करेंगे। अभी तो हम केवल आपको डिफिनेशन बता रहे हैं। चलिए मिटा दें, आगे बात करते हैं प्रीपोजिशन की। जरा देखो प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। इसका मतलब यह हो गया कि निश्चित रूप से प्रीपोजिशन संबंध की सूचना देता है, संबंध बताता है। ये तो किसका संबंध किसके साथ, जरा ये देखना है। तो हम जरा लिखते हैं प्रीपोजिशन के बारे में, आप लोग भी नोट कीजिएगा। देखिए, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है दैट कम्स बिफोर ए नाउन एंड ए प्रोनाउन। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, और करता क्या है आकर? तो प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट कम बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो, यानी बताने आता है। क्या? टू शो रिलेशन ऑफ दैट नाउन और प्रोनाउन विथ एन अदर वर्ड। पहले इसको नोट किए तो हम हिंदी भी आपको समझा देते हैं। इसका हिंदी भी हम आपको लिखा देते हैं। देखिए, इसका हिंदी लिखिए जरा। प्रीपोजिशन को हम हिंदी में लिखा दे रहे हैं। प्रीपोजिशन कहते किसको है? लिखिएगा, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, और
उसका संबंध किसी दूसरे शब्द से बनाता है। उसका संबंध किसी दूसरे शब्द से बनाता है। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है और उसका संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ बनाता है। यानी प्रीपोजिशन का काम क्या है, प्रीपोजिशन कहते किसको हैं और प्रीपोजिशन का काम क्या है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे शब्द इसको प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे मान लो आपने कहीं देखा होगा इन, देखो ये प्रीपोजिशन है। देखो आप कहते हैं आउट, ये क्या है आपका प्रीपोजिशन है। कहते हैं इनटू, प्रीपोजिशन है। ऑफ, प्रीपोजिशन है। टू, प्रीपोजिशन है। ओवर, प्रीपोजिशन है। ऐसे हमारे ढेर सारे प्रीपोजिशंस हैं। ये सब प्रीपोजिशन है। हिंदी में आपने कारक का चिन्ह पढ़ा है, पढ़े है ना। वो जो हिंदी में जो कारक का चिन्ह है वही अंग्रेजी में प्रीपोजिशन है। जो हिंदी में कारक का चिन्ह है, जैसे कर्ता ने तो हो गया, अकर्म को तो अंग्रेजी में टू, हम टू का प्रयोग करते हैं को के लिए, टू तो ये हो गया प्रीपोजिशन। कारण से, तो जैसे हम से के लिए कहते हैं विथ, अंग्रेजी में कहते हैं बाई, ये से हो गया तो कारण से। संप्रदान के लिए, तो के लिए का अंग्रेजी क्या होता है फॉर, ये हो गया प्रीपोजिशन। अपादान से, फ्रॉम हो गया प्रीपोजिशन। संबंध का की के, ऑफ, प्रीपोजिशन हो गया। संबोधन अधिकरण में, पर, इन, इनटू, ऑन, अप, अपॉन, ओवर, एबव, ये सब प्रीपोजिशन हो गया। तो जितने भी आप कारक के चिन्ह देखते हैं हिंदी में, उनको अंग्रेजी में आप लिखिए तो वही आपके प्रीपोजिशन होंगे। जैसे ना प्रथमा द्वितीय से क्या मतलब है, अंग्रेजी में प्रथमा द्वितीय का हम जितना बताए, क्या अंग्रेजी में प्रथमा द्वितीय पढ़े हो कभी? हाँ? तो कारक में पढ़ा है, तुम कारक में पढ़ा है। हम जैसे ही कारक पढ़ाए तो तुम डिस्टर्ब हो गए। हम क्या बोले तुम क्या समझे, हम केवल समझाने के लिए बोले। प्रीपोजिशन कैसे समझोगे, तो हिंदी में कारक को दिमाग में रखो और कारक का जो विभक्ति है उसको दिमाग में रखो और उसको अंग्रेजी बनाओ। जैसे को का अंग्रेजी होता है टू, तो ये हो गया प्रीपोजिशन। के लिए का अंग्रेजी क्या होता है फॉर, ये हो गया प्रीपोजिशन। से का अंग्रेजी क्या होता है बाई, विथ, फ्रॉम, ये सब प्रीपोजिशन। में और पर का अंग्रेजी क्या होता है ऑन, अप, अपॉन, ओवर, एबव, इन, इनटू, ये सब प्रीपोजिशन। अब बात समझ में आई? तो आपको वो कारक नहीं बता रहे हैं हम ये कह रहे हैं हिंदी में जो कारक के चिन्ह हैं अंग्रेजी में उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। उसका अंग्रेजी अनुवाद कर दीजिए तो वो प्रीपोजिशन हो जाएगा। यही प्रीपोजिशन है। ये जितना भी ये सब कारक के चिन्ह है ये सब आपके प्रीपोजिशन के अंतर्गत आएंगे। अब जैसे मान लो हम एक सेंटेंस कहें, ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, क्या अर्थ है वह कुर्सी पर। इसमें प्रीपोजिशन आपको समझ आ रहा है कहां है, कहां है? ऑन हो गया प्रीपोजिशन, तो यही हो गया प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन आता किसके पहले है, नाउन और प्रोनाउन के पहले। तो देखो इसके बाद नाउन आया है कि नहीं आया है, और आकर करता क्या है, बोला संबंध बताता है किसके साथ, किसी दूसरे शब्द के साथ। तो यहां देखो सिटिंग और चेयर के बीच में संबंध बताने के लिए आया ऑन। चेयर रखा हुआ है, कहते हैं ऑन, सिट ऑन द चेयर, तो आप जाके कुर्सी पर बैठ गए। तो संबंध आपके
आपके बैठने और कुर्सी के बीच में कैसा संबंध है? ऑन का। देखो, ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, तो ये ऑन क्या बताया? चेयर का संबंध सिटिंग के साथ, एक संबंध बताने वाला शब्द है। जैसे मान लो कहते हैं, अब दूसरा सेंटेंस देखो, ए डॉग वाज सिटिंग, ए डॉग वाज सिटिंग अंडर द चेयर। ए डॉग वाज सिटिंग अंडर द चेयर, ये क्या अर्थ है? यहां पर प्रीपोजिशन कहां है? बोलो, अंडर। और देखो फिर एक नाउन आया आगे, तो इस नाउन का संबंध, चेयर का संबंध किसके साथ? एक मिनट, सिटिंग का स्पेलिंग गड़बड़ हो गया जी। सीटिंग का स्पेलिंग ऐसा होगा, तो किसके साथ? तो सीटिंग और चेयर के बीच में कैसा संबंध है? इस बार डॉग नीचे बैठा है और डॉग का मालिक चेयर पर बैठा है, और उसका डॉग कहां बैठा है? चेयर के नीचे बैठा है, तो संबंध बदल गया कि नहीं? हमने यहां प्रीपोजिशन लगाया ऑन, यहां प्रीपोजिशन लगाया अंडर, तो दोनों प्रीपोजिशन जब हमने बदल दिया तो हमारा चेयर के साथ संबंध बदल गया कि नहीं? जहां हम ऊपर बैठे हुए थे, अब इस बार वो डॉग नीचे बैठा हुआ है, तो संबंध बदल गया कि नहीं? तो प्रीपोजिशन का काम ही है उस नाउन का किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध बता रहा। तो यहां चेयर का संबंध सीटिंग के साथ कैसा है? और यहां चेयर का संबंध सीटिंग के साथ कैसा है? अंडर का। यही प्रीपोजिशन का काम है, यही प्रीपोजिशन का काम है कि प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले आके उसका संबंध बताएगा अपने पहले आने वाले शब्द के साथ। इसका संबंध बताइए, हो गया। अब बात करते हैं हम कंजंक्शन की। अभी ये खत्म जब हो जाएगा तब हम चैप्टर नाउन आपका शुरू करेंगे। अब हम बात करते हैं कंजंक्शन की। आगे देखो कंजंक्शन क्या है। अभी हम केवल परिचय दे रहे हैं, अभी आपको कोई चैप्टर शुरू नहीं किए हैं। कंजंक्शन क्या? ये कहता है संयोजक, जोड़ने वाला, जिसको हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, यानी ऐसा शब्द जो किसी दो चीजों को जोड़ने के लिए आता है, इसको कहते हैं कंजंक्शन। आप जो भी शब्दों को जोड़िए, दो शब्द के समूहों को जोड़िए, और जिस जोड़ने के लिए जिस शब्द का आप प्रयोग करते हैं उसको कंजंक्शन कहते हैं। तो हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं आपको। कंजंक्शन is a word that joins two words or two groups of words। कहता है कंजंक्शन किसको कहते हैं? आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हिंदी भी आपको समझा देते हैं। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो दो शब्दों या दो शब्द समूहों को जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ता है
ठीक है। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो दो शब्दों को जोड़ता है और दो शब्द के समूहों को जोड़ता है। जैसे जोड़ने के लिए आप एंड का प्रयोग करते हैं, ये आपका कंजंक्शन है। जोड़ने के लिए आप बट का प्रयोग करते हैं, ये आपका कंजंक्शन है। जोड़ने के लिए आप और का प्रयोग करते हैं, ये कंजंक्शन है। जोड़ने के लिए हम एज विल एज का प्रयोग करते हैं, ये सब कंजंक्शन है। जोड़ने के लिए हम येट का प्रयोग करते हैं, ये कंजंक्शन है। जब हम कंजंक्शन पढ़ाएंगे तो डिटेल्स में पढ़ाएंगे आपको, बस अभी देख लीजिए कि ये सब कुछ कंजंक्शंस हैं। आप बोलते हैं राम एंड श्याम और आगे लिख देते हैं फ्रेंड्स। राम और श्याम मित्र हैं। हमने क्या किया, यहां एंड से हमने दो शब्दों को जोड़ा। राम और श्याम को जोड़ने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया, तो एंड हो गया हमारा कंजंक्शन। एंड हो गया हमारा कंजंक्शन। तो दो सेंटेंसेज को जो भी जोड़ सकता है ये, जैसे मान लीजिए ही इज पुअर, कॉमा दे के आगे लिख रहे हैं बट ऑनेस्ट। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। यहां पुअर के साथ जोड़ने के लिए जो ऑनेस्ट शब्द को हमने जोड़ा, वो कौन से शब्दों से जोड़ा, बट से। तो बट हमारा हो गया कंजंक्शन, बट हो गया कंजंक्शन। तो बट का प्रयोग करेंगे आप, तो ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। क्या अर्थ है इसका, वह गरीब है परंतु ईमानदार है। वह गरीब है परंतु ईमानदार है ना। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है परंतु ईमानदार है। क्लियर है, ये हो गया आपका कंजंक्शन। अब बात करते हैं हम लोग इंटरजेक्शन की। जिसको हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं इसको। कहता है जो विस्मय पैदा करे, जो आश्चर्य पैदा करे, ऐसा सेंटेंस जिसे लगे कि आश्चर्य का बोध हो रहा है ना। जैसे देखिए हम इसका डेफिनेशन लिखाते हैं, द वर्ड विच शोज आवर sudden feelings is called interjection। हिंदी देखिए जरा, वैसा शब्द जिससे हमारे अचानक पैदा हुए जिससे हमारे अचानक पैदा हुए भावनाओं के व्यक्त होने का बोध होता है,
उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। अचानक मन के अंदर कोई भाव पैदा हो, अचानक भाव पैदा हो, और ऐसा कोई शब्द जो आपकी भावनाओं को व्यक्त करने वाला हो। लेकिन कैसी भावनाएं? जो अचानक मन में पैदा हुआ है, ऐसे भाव को व्यक्त करने वाला शब्द, इसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। अचानक भाव जो पैदा होता है, जैसे मान लो आपकी उम्मीद नहीं थी कि आप मैच जीतिएगा, लेकिन आप अचानक जीत गए। ऐसा अगर आप ऐसे सेंटेंस को व्यक्त करना है जो आपके मन के अचानक भावनाओं को प्रकट कर दे, तो आप अंग्रेजी में बोलते हैं हुर्रे वी वोन द मैच। कहते हैं हुर्रे, मतलब आप अपने मन के अंदर जो खुशी का भाव है उसको प्रकट करने वाला यह शब्द है, हुर्रे वी वोन द मैच। तो इसमें इंटरजेक्शन कौन होगा? ये जो शब्द है ये आपका इंटरजेक्शन है, क्योंकि इसी की सहायता से आप मन के भाव को प्रकट कर रहे हैं। इंटरजेक्शन हुर्रे को कहेंगे, वी वोन द मैच, हुर्रे वी वोन द मैच। यहां पर जो हुर्रे शब्द है यही आपका इंटरजेक्शन है। जैसे मान लो एक और सेंटेंस देखते हैं। आप किसी के बात आपने सुना, बड़ा दुख का कोई घटना है, अलास, और आगे लिख देते हैं ही डाइड, हाय वो मर गया। अलास ही डाइड, हाय वो मर गया। तो आप उनके मन का भाव कौन से शब्द से पैदा हुआ? अलास से। तो ये इसी अलास को ही आप बोलेंगे कि ये आपका है इंटरजेक्शन। हमने शॉर्ट में INT लिख दिया है, ये इंटरजेक्शन है। तो ये हो गया आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा परिचय। ये मैंने आपको दिया परिचय पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अब हम आगे की बात करेंगे। मिटा दे इसको। हो गया ना? तो चलिए अब ये आपका परिचय हो गया समाप्त। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये आठों जो शब्द हैं, कहीं पर आपको सेंटेंस में दिख जाए तो नहीं लगे कि इससे हम परिचित नहीं है। तो आपको लगे कि हाँ ये नाउन जैसा दिखता है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन है। ये आपको मैंने परिचय दिया। अब हम आपको चैप्टर शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर, वो चैप्टर का नाम है नाउन। तो चलिए अब यहां से हमारी पढ़ाई हो गई शुरू। अब तक था परिचय, अब यहां से हमने चैप्टर शुरू किया। चलिए तो नाउन लिखिए, हेडिंग बना लीजिए नाउन। नाउन का डिफिनेशन मैंने आपको लिखाया है। किसको कहते हैं नाउन? किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को। और हमने ये भी कहा था नाम को नाउन कहते हैं, किसी वस्तु को नाउन नहीं कहते हैं, किसी व्यक्ति को नाउन नहीं कहते हैं, किसी स्थान को नाउन नहीं कहते हैं, बल्कि उस स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, उस व्यक्ति के नाम को नाउन कहते हैं, उस वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। और नाउन आप सामान्यतः समझिए, नाउन कितने प्रकार के? 5 प्रकार के पढ़े होंगे ना? तो आप लोग लिखिए इसको जरा। पहला नाउन का भेद देखिए, प्रॉपर नाउन लिख लीजिए, जिसको कहते हैं आप लिखते जाइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन, किसको कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक
संज्ञा, चौथा में लिखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, और पांचवा लिखिए मटेरियल नाउन। क्या कहिएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 आपके काइंड्स हैं नाउन के। एसएससी के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए, अगर नाउन के आपको देखो, ग्रामर के लिए तो कोई प्रैक्टिस की बुक की जरूरत नहीं है, तो हम जितना आपको लिखा देंगे उतनी की जरूरत है। बुक की बात जहां तक है एसएससी का, तो आप लोग ज्यादातर एसएससी के लिए क्वेश्चन बैंक तैयारी कीजिए। कुछ बच्चे ऑनलाइन ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन बैंक से तैयारी कीजिए। प्रीवियस ईयर का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एमटीएस का जो क्वेश्चन बैंक है, सीजीएल की तैयारी तो सीजीएल का जो क्वेश्चन बैंक है, आपको सीएचएसएल का तैयारी उसका क्वेश्चन बैंक, उससे प्रैक्टिस कीजिए। ये 5 लिख लिए, 5 लिखे। ये आपका है 5 प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम सबके बारे में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखना, पहला हमारा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक, और इसको डिफिनीशन से बहुत मतलब नहीं, केवल समझ जाइए, क्योंकि आपका मकसद डिफिनीशन नहीं है, मकसद इसका आपको जानना है। तो प्रॉपर नाउन किसको कहोगे? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का खास नाम, इनका है प्रॉपर नाउन। तो क्या कहेंगे? खास नाम, जिसको आप कहते हैं पार्टिकुलर नेम। किसी भी चीज का पार्टिकुलर नेम, उसको आप कहेंगे प्रॉपर नाउन। जैसा मान लो हम कहते हैं किसी व्यक्ति का खास नाम, मान लो हम कहते हैं राम, तो बोलो पार्टिकुलर नाम है कि नहीं किसी का? हम अगर किसी को कहते हैं, मान लो हम किसी को कहते हैं कमला, तो बोलो ये पर्टिकुलर नाम है कि नहीं है? जैसे हम इस शहर का नाम कहते हैं पटना, बोलो पर्टिकुलर नाम है कि नहीं है? है। हम अगर कहते हैं रामायण, तो किसी पुस्तक का पर्टिकुलर नाम है कि नहीं है? इसी को हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। यही हमारा है प्रॉपर नाउन। इसी को प्रॉपर नाउन आप कहेंगे, जो किसी भी चीज का खास नाम रख दीजिए, वो प्रॉपर नाउन है। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर में कॉमन नाउन की। नाम वैसा ही काम, कॉमन नाउन माने नाम, तो कॉमन नाम है ना, कॉमन नेम ऐसा समझ लो। तो कॉमन नाउन मतलब सामान्य नाम, किसी भी चीज का सामान्य नाम, ये सबको आप प्रॉपर नाउन कहेंगे। कोई भी चीज का सामान्य नाम ले लीजिए। जैसे मान लो राम, तो किसी खास लड़के का नाम हुआ, खास व्यक्ति का नाम है। इसका सामान्य, अगर हम सामान्य रूप से राम को कहें, तो मान लो हम कहते हैं बॉय, तो हो गया कॉमन नाउन, और राम हो गया प्रॉपर नाउन। हमने कॉमनली कहा, जैसे यहां बैठे हुए हैं जितने लोग, हम सबको कॉमनली एक शब्द कह सकते हैं, स्टूडेंट। तो हम स्टूडेंट कह के सबको संबोधित कर सकते हैं, ये हो गया कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम किसी एक को कहें कमलेश, तो हम किसी खास को कहेंगे, ये हो गया प्रॉपर नाउन। अगर हम किसी को कहें गर्ल, तो ये हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि हम पूरी जाति का बोध कर रहे हैं। जैसे पटना, तो पटना खास नाम है, लेकिन अगर हम कहें टाउन, तो क्या हो गया? ये सामान्य नाम हो गया, ये जनरल नेम हो गया। जैसे रामायण, तो ये तो हो गया प्रॉपर नाउन, लेकिन अगर हम एक कहते हैं बुक,
तो क्या हो गया ये? बुक हो गया कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि हम कॉमनली यूज कर रहे हैं, हम कॉमनली किसी चीज का यूज कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। अब क्लियर हुआ? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में अंतर समझे? कॉमन नाउन का मतलब कॉमन नाम। जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा कॉमन नाम कि मैं टीचर हूं, तो टीचर हो गया कॉमन नाम। लेकिन अगर मेरा पर्टिकुलर नेम एस के सिन्हा, तो यह मेरा पर्टिकुलर नेम हो गया, तो एस के सिन्हा हो गया प्रॉपर नाउन और टीचर हो गया कॉमन नाउन। इसी तरह से अंतर है आपका। अगर हमारे हाथ में ये पेन है, तो अगर हम कहें पेन तो हो गया कॉमन नाउन, लेकिन अगर हम कहें लिंक पेन, लिंक की कलम, तो हो गया प्रॉपर नाउन। क्या? ठीक वैसे ही आपका कोई भी, हम इसको घूम रहा है, यहां कहते हैं फैन, तो फैन आपका कॉमन नाउन, लेकिन हम कहें अगर खेतान का फैन तो प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर का मतलब है उसका खास नाम बोल दीजिए तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कलेक्टिव नाउन की, तो तीसरा नंबर पे लिखिए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब ये क्या है? समूह का नाम, इसको कहेंगे कलेक्टिव नाउन। समूह का नाम हम इसको कहेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे यहां पर जितने लोग बैठे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन किसी में भी, सबका एक समूह है। इस समूह को हम कहते हैं क्लास। हम इस समूह का क्या नाम है? क्लास। तो क्लास हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन, है ना। जैसे आर्मी यानी सेना हो गया कलेक्टिव नाउन। हम कहते हैं मीटिंग, मान लो हम कहते हैं मीटिंग, तो मीटिंग क्या हो गया? मीटिंग हो गया कलेक्टिव नाउन। क्या नहीं हो गया? मीटिंग हो गया कलेक्टिव नाउन। जैसे हम कहते हैं फेयर मतलब मेला, कलेक्टिव नाउन, हम कलेक्शन का नाम बोल रहे हैं। जैसे हम किसी चीज का कहें बंच, बंच माने गुच्छा, कलेक्टिव नाउन। तो किसी भी कलेक्शन के नाम को कलेक्टिव नाउन कहेंगे। कलेक्शन का नाम रख दीजिए, वो कलेक्टिव नाउन है। और जिसका कलेक्शन बनाए हैं वो है कॉमन नाउन। जैसे क्लास कलेक्टिव नाउन, लेकिन क्लास किसका है? स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट है कॉमन नाउन। आर्मी कलेक्टिव नाउन, किसका? सोल्जर का, तो सोल्जर कॉमन नाउन। जैसे मीटिंग किसका? व्यक्ति का, तो पर्सन मैन, ये आपका हो गया कॉमन नाउन। और उसका एक कलेक्शन बना लीजिए मीटिंग, तो हो गया कलेक्टिव नाउन। जैसे फेयर मेला कलेक्टिव नाउन, और उसमें कहिए मैन, तो क्या कॉमन नाउन। बंच हो गया कलेक्टिव नाउन। और मान लो आप अंगूर का गुच्छा कहना चाहते हैं, चाबी का गुच्छा कहना चाहते हैं, तो चाबी क्या हो गया? कॉमन नाउन। अंगूर क्या हो गया? कॉमन नाउन, है कि नहीं? तो इस तरीके से हम ये प्रयोग आपका करेंगे। क्लियर है? ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, चौथा नंबर में एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक, यानी भाव, जिसको आप कहते हैं इमोशन, जिसको आप कहते हैं फीलिंग, है ना, का नाम। कोई भाव का नाम, कोई इमोशन का नाम, कोई भावनाओं का नाम, कोई फीलिंग का नाम, इसको कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है भाववाचक, यानी इसमें बिना रूप का होगा। ये भाव है, हमारे मन में जो भावनाएं उठती हैं, इसका कोई स्वरूप होता है क्या? कोई स्वरूप होता है? नहीं होता। जिसका स्वरूप होगा वो प्रॉपर नाउन हो सकता है,
कॉमन नाउन हो सकता है, कलेक्टिव नाउन हो सकता है, मटेरियल नाउन हो सकता है, और जिसका अपना कोई स्वरूप नहीं है वो सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जैसे अगर हम कहें ब्यूटी, जिसको हिंदी में कहते हैं सुंदरता, बोलो सुंदरता का कोई स्वरूप है? कोई स्वरूप नहीं है। सुंदरता का कोई स्वरूप नहीं है, इसको कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये भाव है। आप कैसे समझे कि सुंदर है? बोला हम किसी चीज को देखे तो मन के अंदर सुंदर वाला भाव पैदा हुआ, क्या? नहीं, सुंदरता हम देखते नहीं हैं, सुंदरता महसूस करते हैं। तो जो चीज महसूस करें वो भाव है, हम भाव को महसूस करते हैं। देखते तो हैं वस्तु को, देखते तो हैं व्यक्ति को। तो जिसको देखते हैं वो प्रॉपर हो सकता है, कलेक्टिव हो सकता है, कॉमन हो सकता है, मटेरियल हो सकता है। लेकिन जिसके लिए केवल एहसास करें, जिसके लिए केवल भावनाओं की बात करें, केवल महसूस की बात करें, इसको कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सुंदरता एहसास है, सुंदरता कोई वस्तु, सुंदरता का कोई आकार प्रकार नहीं होता है, सुंदरता का कोई रंग रूप नहीं होता है। और अगर यह होता कि सुंदरता कैसा होता है, अगर इसका कोई रूप होता तो इसका पिक्चर ही बन सकता था। तो इनमें से आप में से कोई आकर के इस बोर्ड पर सुंदरता की तस्वीर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। आप क्या बनाइएगा मालूम है? एक आप गुलाब का तस्वीर बनाइएगा, बोलिएगा सर कैसा लग रहा है? बोले सुंदर लग रहा है। तो यही सुंदरता है? बोले कहां सुंदरता? तो गुलाब है, ये तो फूल है। बोला हाँ फूल है। तो इसे कहा सुंदरता कहां आई है? बोला सर महसूस कीजिए सुंदरता है। तो जो चीज महसूस कर लें वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। जिसको हम महसूस करें वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाभ क्या करते हैं हम महसूस करते हैं। आप बहुत छोटे थे तो अक्सर कोई एक आदमी आपसे पूछता होगा, अच्छा बताओ बताओ बच्चा तुमको, बताओ बाबू तुमको मम्मी ज्यादा प्यार करती है कि पापा ज्यादा प्यार करते हैं? मम्मी सामने तो कहते हैं मम्मी, अब पापा सामने तो बोलते हैं पापा, और दोनों सामने तो बोलते हैं दोनों। क्योंकि बच्चा बड़ा डिप्लोमेटिक होता है, वो एगो का नाम नहीं लेगा। मान लो उसको मन है कि मम्मी बहुत प्यार करती है तो देखेगा पापा की तरफ, कुछ देख तो नहीं रहे हैं ना, दोनों प्यार करते हैं जो सामने वही। अब बताओ लव आपकी माता जी, आपके पेरेंट्स, आपका कोई दोस्त, आपका कोई साथी, आपका जानने वाला पहचानने वाला रिलेटिव जो आपको प्यार करता है, या आप जिससे प्यार करते हैं, बताओ उसका कोई रंग रूप आकार प्रकार है? तो प्यार क्या है? एहसास है, फीलिंग है, इसलिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारा। तो ब्यूटी हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लव हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या लिखा हुआ है? चाइल्डहुड मतलब बचपन। आप देखते किसको हैं? देखते हैं बच्चे को, बचपन महसूस करते हैं, है ना। कहते हैं आज भी तुम बचपन की तरह, है ना, बचपना है तेरे अंदर, आज भी तेरे अंदर बचपना है। ये जो बचपना जो तेरे अंदर है, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। क्या सुने ना गाना? दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। अच्छा ये बचपना रहना चाहिए। आदमी चाहे बूढ़ा हो जाए फिर बचपन को जीवित रखो। आप सांस लेने को केवल जीवन नहीं कहते हैं, सांस लेना ही जीवन नहीं है। अगर आप जीवित हैं तो जीवित दिखना भी चाहिए। यानी बचपना कभी कभी आपके अंदर से वो बचपना, अच्छा बचपना का मतलब मासूमियत। जैसे कोई एक छोटे से बच्चे को कोई बात कहो आप, वो बच्चा बिना सोचे समझे कोई बात कहता है, उसको नहीं लगता है कि अच्छा इसका अर्थ क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा। जैसे हम एक छोटी सी बात बताते हैं आपको, देखो बचपना क्या है और बचपना कितनी खूबसूरत चीज है। एक बच्चा बोला, एक बारात जा रही थी, तो बारात को देखकर एक बच्चा पूछा कि पापा ये क्या जा रहा है?
बोला बेटा ये बारात है। अच्छा बच्चे को पता नहीं, देखो कितना मासूम है, वो नहीं पता है भी। बोला ये बारात क्या होता है? बोला बारात ये होता है कि इसमें एक व्यक्ति शादी करने जाता है, बाकी लोग जो साथ साथ जाते हैं इसको कहते हैं बारात। बोला अच्छा। बोला शादी क्या होता है? बोला शादी एक सामाजिक परंपरा है। बोला अच्छा। तो बोला सबका होता है शादी? बोला हाँ सबकी होती है, शादी सबकी होती है। फिर बच्चा थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ा, बोला तो आपकी भी हुई होगी। बच्चा बच्चा है, बोला तो आपकी भी हुई होगी। सुनना मासूमियत उसका, ध्यान से लास्ट वाले सेंटेंस पर हमारा गौर करना। उसने कहा आपकी भी हुई होगी। बोला हाँ मेरी भी हुई है। तो जरा बताइए आपकी किससे हुई है? तो बाप थोड़ा चुटकी लेते हुए उसने कहा तेरी मम्मी से हुई है। जैसे ही सुना बच्चा कि बाप पापा ने कहा है कि मेरी शादी तुम्हारी मम्मी से हुई, तो रूठ गया, वो जाके कोने में खड़ा हो गया। बोला अरे क्या बात है, मेरी शादी तुम्हारी मम्मी से हुई है, इसमें रूठा क्यों? तो बोला रूठा इसलिए कि लोग इतनी दूर जाके शादी करते हैं, आप घर में कर लिए। यह है मासूमियत, इसी को कहते हैं बचपन, इसको कहते हैं बचपना। उसको नहीं पता है कि शादी से पहले उनकी मम्मी कहीं और थी, पापा कहीं और थे, दोनों मिले तो साथ साथ हैं, और दोनों मिले तभी वो दिख रहा है। उसको लगा घर में ब्याह कर ली, है कि नहीं? एक बच्चा ऐसी मासूमियत से, अब देखो मासूमियत से एक बच्चा बोला, अकबर और बीरबल का नाम तो सुने होंगे आप लोग, अक्सर इसकी कहानियां सुनते हो। एक दिन बीरबल को दरबार में आने में देर हो गई, तो अकबर बोला क्यों बीरबल क्यों देर हो गई? उसने कहा सर हुजूर महाराज, जब मैं निकलने लगा तो मेरा बेटा जिद करने लगा। बोला जिद करने लगा? बोला हाँ, उसी को मनाने में देर हो गई। अब राजा को जिद का क्या अर्थ पता है? राजा तो राजा है, उसको कौन मर बच्चे को गोद में लेकर के ओ बाबू करना पड़ता है, उसको तो सब पालने पोसने वाला लोग लगा रहता है, उसको कहाँ एहसास होता है? तो राजा ने कहा अकबर ने कि एक छोटा सा बच्चा तुमसे नहीं मानता है तो इतना बड़ा राज्य कैसे संभालोगे? एक छोटा सा बच्चा नहीं संभालता है। बोला महाराज राज संभालना फिर भी आसान है, ये बच्चा संभालना बहुत मुश्किल है। उसने कहा मैं तो नहीं मानता हूं। बोला इसमें कौन सी बात? अच्छा अकबर और बीरबल के बीच में हमेशा गड़बड़ हो जाता था और बीरबल हमेशा उसको उदाहरण देकर समझाता था। बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप हमारे बाप हो जाइए के रोल में आ जाइए, हम आपका बेटा हो जाते हैं, हम जिद करते हैं आप मना लीजिए। बोला ठीक। देखो बचपना कैसा चीज है और बचपन का जिद कैसा है। अब जो है बीरबल नीचे जमीन पर बैठ गया और एकदम घुलटने पुलटने लगा, रोने लगा जैसे बच्चा जिद करता है। उसने कहा क्या हुआ? राजा पूछा क्या हुआ? बोला हमको केतारी चाहिए, ईख सुनते हो, शुगर केन, अगर हमको केतारी चाहिए। और तुरंत ऑर्डर किया, बोला केतारी लाके दो बच्चे को। बच्चा केतारी लिया, इधर उधर घुमाया फिराया, दो चार डंडा मारा भी, राजों को मारा, सोचा आज मौका है क्योंकि बच्चा तो कुछ भी कर सकता है। फिर इस बार केतारी को फिर जोर से फेंका, वो फिर जोर से दहाड़ के रोने लगा। उसने कहा अबे अब क्या हो गया? उसने कहा इसको छील दीजिए। बच्चे ने कहा इसको छील दीजिए। तो फिर उसने नौकर को बुलाया, बोला इसको छील दो। फिर थोड़ा देर के बाद इधर उधर से खाया हुआ थोड़ा थोड़ा इधर उधर लंबा सा था डंडा जैसा, फिर वो फेंका, फिर चिल्लाने लगा, फिर लोट लोट के चिल्लाने लगा। उसने कहा अब क्या हुआ? बोला इसका छोटा छोटा गुल्ला बना दीजिए, काट दीजिए। एक बड़े से बाउल में छोटा छोटा गुल्ला बना के उसको दे दिया गया बच्चे को। बोला लो खाओ। तो थोड़ा बच्चा चूसा इधर उधर, माने बीरबल थोड़ा चूसा। इस बार और जोर से दहाड़ मार के रोने लगा। बोला अब क्या हुआ? बोला सबको जोड़ काहे दिए, सबको तोड़ काहे दिए, सबको जोड़ दीजिए। उन्होंने कहा सबको तोड़ क्यों दिए, सबको जोड़ दीजिए। अब राजा बोला तू जीत गया मैं हारा, बच्चा का जीत ऐसा ही, अब कैसे जुड़ेगा? तो फेविकोल से नहीं जुड़ेगा क्या जी? इसको कहते हैं बचपना। और ये जो एहसास है इसी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो आप केवल एहसास किए, तो बीरबल के अंदर आपने क्या एहसास किया? बचपना। ये जो चाइल्डहुड है ये आपका क्या है? अच्छा हम सब कैसे देश में रहते हैं? डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातांत्रिक देश है ना। और हमारे देश में प्रजातंत्र है ना। प्रजातंत्र दिखा कैसा होता है प्रजातंत्र? कैसा होता है प्रजातंत्र? दिखाओ उसका रंग रूप आकार प्रकार।
देखिए वो प्रजातंत्र, इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी क्या हो गया? डेमोक्रेसी क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। फ्रीडम क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ओल्डनेस क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। बेटा इसी को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये सब के सब हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कोई दिक्कत है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के समझने में किसी को? यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई वस्तु नहीं है, वस्तु के अंदर का गुण है, हमारे अंदर का एहसास है, उस वस्तु के अंदर का गुण है ना? तो इसको कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है? अब हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की। टाइम हो गया है क्या जी? वाह, पढ़ाने क्रम में तो पता ही नहीं चला। चलो ठीक है, तो आप मटेरियल नाउन को कल बताएंगे। थोड़ा लेट से भी आए थे हम लोग, नहीं